नमस्कार विद्यार्थी, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बीए बीएड सेकेंड ईयर और बीए फर्स्ट ईयर के सामान्य टॉपिक वायुमंडलीय दबाव के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पर हमारी जो पृथ्वी है उसके चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल फैला हुआ है और यह वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों, धूल, धुएं, राख के कण जिनको एरोसोल्स बोलते हैं, और जलवाष्प का संघनन होता है। यानी वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें, जलवाष्प और धुएं के कण पाए जाते हैं। तो वायुमंडल का एक अपना भार होता है, क्योंकि वायु जो है वो एक प्रकार का यांत्रिक मिश्रण होती है। यानी वायु एक भौतिक वस्तु है जो विभिन्न गैसों का यांत्रिक मिश्रण है। देखिए वायु क्या है? एक भौतिक वस्तु। वायु एक भौतिक वस्तु है जो विभिन्न गैसों का यांत्रिक मिश्रण है। गैसों का यांत्रिक मिश्रण, यानी वायु में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। इसके साथ इसमें धूल के कण, राख के कण, धुएं के कण और जलवाष्प की मात्रा भी पाई जाती है। तो इससे वायु का क्या होता है? एक अपना भार होता है। वायु का अपना भार होता है और वायुमंडल जो है उसका संपूर्ण जो भार है वो किसके ऊपर पड़ता है? पृथ्वी पर पड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं, वायुमंडल क्या है? वायु का वह आवरण जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। तो यह पृथ्वी पर चारों ओर से दबाव लगाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर चारों ओर से दबाव लगाता है और वायु के इसी भार या दबाव को वायुदाब कहा जाता है। तो वायुदाब एक प्रकार से क्या है? वायुमंडलीय भार है। यह पृथ्वी पर प्रति इकाई क्षेत्र पर अपना भार डालता है। यानी पृथ्वी पर प्रति इकाई क्षेत्र पर भार डालता है। यानी पूरी पृथ्वी को आवृत किए हुए है वायुमंडल, तो स्पष्ट है कि यह पूरी पृथ्वी के ऊपर अपना दबाव डालेगा, क्योंकि वायु का अपना भार होता है जिससे वह धरातल पर भार डालती है। अब धरातलीय सतह, यानी अगर हम इसको परिभाषित करें वायुदाब को, तो धरातलीय सतह पर तथा सागरीय सतह पर प्रति इकाई क्षेत्र पर वायुमंडल के द्वारा जो दबाव डाला जाता है प्रति इकाई क्षेत्र पर ऊपर स्थित वायुमंडल, यानी प्रति इकाई क्षेत्र पर क्या स्थित है? ऊपर वायुमंडल स्थित है। ऊपर स्थित वायुमंडल की समस्त परतें
पृथ्वी पर दबाव डालती हैं। तो ये तो होगी इसकी सामान्य सी जानकारी कि धरातलीय सतह पर तथा सागरीय सतह पर प्रति इकाई क्षेत्र पर ऊपर स्थित वायुमंडल की समस्त परतें हैं वो धरातलीय सतह पर एवं सागरीय सतह पर क्या है अपना दबाव डालती हैं। और ये जो दबाव है या भार है इसे ही क्या कहा जाता है, वायुमंडलीय दबाव कहा जाता है। लेकिन वास्तव में वायुमंडलीय दबाव क्या है, यह सागर तल पर प्रत्येक इकाई क्षेत्र पर यानी केवल सागर तल पर प्रति इकाई क्षेत्र पर सागर तल पर प्रति इकाई क्षेत्र पर जो दबाव वायुमंडलीय परतों के द्वारा डाला जाता है उसे क्या कहा जाता है, वायुदाब। यानी वास्तव में सागर तल पर प्रति इकाई क्षेत्र पर वायुदाब बल वायुदाब बल या समस्त वायु स्तंभ का द्रव्यमान भार होता है। तो वायुदाब क्या है, सागर तल पर प्रति इकाई क्षेत्र पर वायुदाब बल या समस्त वायुमंडलीय वायु स्तंभ का द्रव्यमान भार होता है। यानी एक इकाई क्षेत्र को कैसे समझा जा सकता है, जैसे इकाई क्षेत्र है वो क्या हो सकता है, प्रति वर्ग इंच, प्रति वर्ग इंच भी इकाई क्षेत्र हो सकता है, प्रति वर्ग सेंटीमीटर भी इकाई क्षेत्र हो सकता है, प्रति वर्ग मीटर भी इकाई क्षेत्र हो सकता है। यानी प्रति इकाई क्षेत्र के ऊपर सागर तल के ऊपर जो वायुदाब है, बल है या समस्त वायु स्तंभ का जो द्रव्यमान भार होता है उसको क्या कहा जाता है, वायुदाब कहा जाता है। तो इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी की प्रत्येक इकाई पर क्या पाया जाता है, वायुमंडलीय दबाव या वायुदाब पाया जाता है। इस प्रकार हम प्रतिदिन वायु का बहुत सारा भार है वो अपने ऊपर ढोते रहते हैं। यानी एक अगर हम सामान्य वायुदाब की अगर हम बात करते हैं तो एक वर्ग सेंटीमीटर पर जो सामान्य वायुदाब जो होता है वो 1034 ग्राम के बराबर होता है। यानी एक वर्ग सेंटीमीटर पर जो वायुदाब होता है वो होता है 1034 ग्राम। तो 1034 ग्राम यानी लगभग 1 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र के ऊपर जो वायु का भार है वो लगभग होता है 1 किलोग्राम के आसपास। 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 1034 ग्राम अर्थात 1 किलो के आसपास भार होता है। इस प्रकार अगर हम देखें कि हमारा जो सर है उसका अगर हम क्षेत्रफल देखें तो अगर 24 वर्ग सेंटीमीटर होता है तो हम अपने सर के ऊपर लगभग 24 किलोग्राम वजन है वो ढो रहे होते हैं। तो इससे यह प्रश्न उठता है कि क्या हम किसी
कमरे के अंदर जाएंगे तो क्या यह भार कम हो जाएगा? नहीं, वास्तव में ऐसा होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वायु है वो चारों तरफ से समान दबाव डाल रही है। इसलिए अगर हम किसी कमरे के अंदर जाएंगे तो भी वह भार क्या है, हमारे ऊपर रहेगा। यानी यह वायुदाब जो है, वायु भार जो है वो हमेशा बना रहता है। दूसरा, हमें महसूस क्यों नहीं होता है यह भार? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो वायु होती है वह और बाहर का जो वायु दाब है उसके मध्य क्या पाया जाता है? संतुलन पाया जाता है। और इसी संतुलन की स्थिति के कारण हमें बाह्य जो वायु दाब है वह महसूस नहीं होता है, अनुभव नहीं होता है कि हम वायु का इतना जो भार है वो अपने ऊपर ढो रहे हैं। यानी प्रति इकाई जो वायु दाब पड़ता है, जो वायु का दबाव पड़ता है वो सर्वत्र विद्यमान रहता है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में इसमें अंतर आता है, हमेशा यह एक समान नहीं रहता, प्रत्येक जगह पर यह असमान नहीं होता, इसके ऊपर प्रत्येक जगह पर यह समान नहीं होता, इसके ऊपर विभिन्न प्रकार के जो तत्व हैं जैसे तापमान वगैरह हैं उनका प्रभाव इसके ऊपर पड़ता रहता है। तो जैसे हम देखते हैं कि अगर ऊंचाई पर चले जाएं तो वायु दाब क्या धीरे धीरे कम हो जाता है। अत्यधिक ऊंचाई पर जाएं, जैसे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, वायु दाब कम हो जाता है, तो हमारे शरीर की जो वायु है वो है और बाहरी वायु दाब के अंदर संतुलन नहीं रहता, जिसकी वजह से आप नाक कान वगैरह में खून आने की जो समस्या है वो उत्पन्न हो जाती है। ऐसा वायु दाब के कम होने से होता है। तो इस प्रकार वायु दाब है वो सर्वत्र पाया जाता है और यह क्या होता है? समस्त वायु का द्रव्यमान भार या उसका दबाव होता है। जो वायु है, जो वायुमंडलीय दबाव है वो प्रति इकाई क्षेत्र पर पाया जाता है। तो वायु दाब क्या है? वायु के द्वारा पृथ्वी की प्रति इकाई क्षेत्र या विशेषतः सागर तल के ऊपर वायु के द्वारा जो प्रति वर्ग इकाई क्षेत्र के ऊपर दबाव डाला जाता है उसको क्या कहा जाता है? वायुमंडलीय दबाव कहा जाता है। वायुमंडलीय जो दबाव है यानी वायु दाब जो है यह सर्वाधिक कहां पाया जाता है? सर्वाधिक पाया जाता है यह सागर तल। यानी वायु दाब सर्वाधिक कहां होगा? सागर तल पर होगा। जैसे जैसे हम सागर तल से ऊपर की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि जैसे हम किसी भी धातुलीय स्वरूप की ऊंचाई देखते हैं तो उसे सागर तल के साथ मापा जाता है। यानी यहां पर सागर तल पर ऊंचाई क्या होती है? 0 मीटर होती है। यानी सागर तल के ऊपर कोई ऊंचाई नहीं होती है, इसलिए सागर तल के ऊपर वायु दाब पाया जाता है सर्वाधिक। यहां पर अगर हम देखें तो वायु दाब कितना होता है? सामान्यतः सागर तल के ऊपर 1 वर्ग इंच क्षेत्र पर 1 वर्ग इंच 1 वर्ग इंच पर 14.7 पौंड वायु दाब 1 वर्ग इंच क्षेत्र पर पाया जाता है। अगर हम इसे 1 वर्ग सेंटीमीटर के आधार पर देखें, 1 वर्ग सेंटीमीटर पर इसे देखें तो 1 वर्ग सेंटीमीटर पर, जैसे मैंने आपको अभी बताया, 1 वर्ग सेंटीमीटर पर वायु भार कितना होगा? 1034 ग्राम, यानी लगभग 1 किलोग्राम वायु भार 1 वर्ग सेंटीमीटर पर होता है। और अगर इसे वर्ग इंच में देखा जाए तो 14.7 पौंड वायु भार 1 वर्ग इंच क्षेत्र पर होता है। अगर हम मानक वायु दाब की बात करें, पृथ्वी पर या सागरीय सतह पर मानक वायु दाब का निर्धारण कैसे किया जाए, जिससे कि हम ये पता लगा सकें कि सामान्यतः वायु दाब है वो क्या होता है? मानक वायु दाब।
मानक वायुदाब का निर्धारण, यानी जिससे हम ये स्पष्ट कर सकें कि वायुदाब है वह सामान्यतः इतना पाया जाता है। तो 45 डिग्री अक्षांश पर सागर तल पर, यानी 0 मीटर की ऊंचाई पर 45 डिग्री अक्षांश, जीरो से 90 डिग्री उत्तर या 0 से 90 डिग्री दक्षिण की तरफ जाए तो बीच का जो अक्षांश होगा वो कौन सा होगा? 45 डिग्री अक्षांश होगा। 45 डिग्री अक्षांश के ऊपर, 45 डिग्री अक्षांश पर सागर तल पर, यानी 0 मीटर की ऊंचाई पर सागर तल पर और 15 डिग्री सेल्सियस तापमान, टेम्परेचर कितना रहेगा? 15 डिग्री सेल्सियस। यानी इस मानक स्थिति में, यानी 45 डिग्री अक्षांश पर सागर तल पर और 15 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अगर वायुदाब को मापा जाए तो यह कितना होगा? 1013.25 मिलीबार। कितना होगा? 1013.25 मिलीबार। यह क्या है? मानक वायुदाब है, जो कि 45 डिग्री अक्षांश पर 15 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर प्रमाणित होता है। इसे हम पारे का जो स्तंभ है जो दबाव डालें 29.92 इंच, अगर पारे का स्तंभ है तो वह इसके बराबर होगा, वह इसके बराबर सागरीय सतह पर दबाव डालेगा। सेंटीमीटर में देखें तो यह 76 सेंटीमीटर का स्तंभ होगा, जो कि 1013.25 मिलीबार के बराबर सागरीय सतह पर दबाव डालेगा। तो इस प्रकार मानक वायुदाब क्या है? 1013.25 मिलीबार है, वो एक प्रकार से मानक वायुदाब है। अब मिलीबार क्या है? मिलीबार वायुदाब को मापने की एक इकाई है। इसके अलावा इसे इंच में, सेंटीमीटर में भी मापा जा सकता है, इसे किलोग्राम में भी मापा जा सकता है। इंच सेंटीमीटर में पारे के स्तंभ के संदर्भ में इसको मापा जाता है। जितना पारे का स्तंभ दबाव डालता है 76 सेंटीमीटर का या 29.92 इंच का पारे का स्तंभ जो सागरीय सतह पर दबाव डालेगा, उतना ही वायुमंडलीय दबाव सागरीय सतह पर होगा। तो मिलीबार वायुदाब मापने की एक सर्वाधिक प्रचलित इकाइयों में से है और इसका प्रयोग सबसे पहले, यानी मिलीबार को वायुदाब मापने की इकाई के रूप में सबसे पहले बी बर्कनीज ने प्रयोग में लिया था। यानी मिलीबार को वायुदाब मापने के लिए सर्वप्रथम किसने प्रयोग में लिया था? बी बर्कनीज नामक विद्वान ने मिलीबार को सर्वप्रथम वायुदाब मापने की इकाई के रूप में काम में लिया था। अब वायुदाब मापने के लिए मुख्यतः बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यानी वायुदाब मापने का जो यंत्र है वो क्या है? बैरोमीटर। बैरोमीटर को वायुदाब मापने के लिए काम में लिया जाता है। बैरोमीटर है वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे साधारण वायुदाब मापी होता है, मरकरी बैरोमीटर होता है, इसके अलावा निर्द्रव बैरोमीटर भी होता है। यानी साधारण वायुदाब मापी मरकरी बैरोमीटर या निर्द्रव बैरोमीटर हो सकता है। इसमें कांच की नली लगी होती है जिसमें पारा होता है और कांच की नली में जो पारा भरा होता है, बैरोमीटर क्या है? वायुदाब मापने का यंत्र। अगर कांच की नली में जो पारा भरा हुआ है वह पारा यदि
0.1 इंच ऊपर उठता है, यानी पारा यदि 0.1 इंच ऊपर उठता है तो वायु दाब में 3.4 मिलीबार के बराबर होगा। यानी 0.1 इंच ऊपर उठेगा तो वायु दाब कितना होगा? 3.4 मिलीबार वायु दाब होगा। तो इस प्रकार से वायु दाब का मापन है वो बैरोमीटर में किया जा सकता है। यदि पारा 0.1 इंच ऊपर उठता है तो मिलीबार में 3.4 वायु दाब होगा। इसके अलावा वायु दाब मापने के लिए बैरोग्राफ, माइक्रो बैरोग्राफ का उपयोग भी किया जाता है। वायु दाब मापने के लिए इसके अलावा बैरोग्राफ और माइक्रो बैरोग्राफ का प्रयोग भी किया जाता है, लेकिन सर्वाधिक जो प्रचलित है वो है बैरोमीटर, जिसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। यदि हम धरातल से या समुद्र तल से ऊपर की ओर जाते हैं तो समुद्र तल से ऊपर की ओर जाने पर सागर तल से ऊपर जाने पर साधारणतः वायु दाब में क्या होगी? गिरावट होगी, और यह गिरावट सामान्यतः कितनी रहती है? 180 मीटर या 600 फीट की जो ऊंचाई है उसके ऊपर यह जो गिरावट है वो 1 इंच या 3.4 मिलीबार के बराबर होगी। यानी 180 मीटर अगर हम ऊपर चले जाते हैं तो वायु दाब में गिरावट 1 इंच या 3.4 मिलीबार होगी। लेकिन यह सर्वत्र सही हो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि विभिन्न परिस्थितियां वायु दाब को प्रभावित करती हैं। तो यह जो प्रभाव है ये कुछ हजार मीटर तक ही देखने को मिलता है। उसके बाद वायु दाब है वो वायुमंडल के विरल होने के कारण त्वरित गति से कम होता चला जाता है। तो यह जो गिरावट की दर है यानी 180 मीटर के ऊपर 1 इंच या 3.4 मिलीबार वायु दाब गिरावट की जो दर है वह सर्वत्र एक जैसी नहीं पाई जाती, इसमें परिवर्तन होता है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे वायु दाब की गिरने की दर है वो तीव्र हो जाती है। इसी प्रकार के धरातल जो सागर तल है उस पर सर्वाधिक वायु दाब है, उससे थोड़ा सा हम ऊपर जाएंगे तो वायु दाब क्या कम होना प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन यह दर जो है वो समान नहीं रहेगी। इसको हम वायु दाब के ऊर्ध्वाधर जो वितरण होगा उसमें पढ़ेंगे, जिसको लंबवत वितरण कहा जाता है। अब धरातल के ऊपर हम वायु दाब का अध्ययन किस माध्यम से करते हैं? धरातल पर वायु दाब को समझने के लिए समदाब रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। समदाब रेखाएं, धरातल पर अगर हम वायु दाब का क्षैतिज वितरण पढ़ें तो उसके लिए समदाब रेखाओं के माध्यम से वायु दाब का क्षैतिज अध्ययन किया जाता है। अब समदाब रेखाएं कैसी होती हैं? समदाब रेखाएं मानचित्र पर खींची गई वो काल्पनिक रेखाएं या कल्पित रेखाएं होती हैं जो समान वायु दाब वाले क्षेत्रों को आपस में जोड़ती है या मिलाती हैं। तो समदाब रेखाएं किस काम आती हैं? वायु दाब के क्षैतिज वितरण का अध्ययन, यानी
वायुदाब के क्षैतिज वितरण का जो अध्ययन है वो किसके माध्यम से किया जाता है? समदाब रेखाओं के माध्यम से किया जाता है। यानी सागर तल पर जो समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली कल्पित रेखाएं होती है, सामान्यतः इसको ऐसे समझा जा सकता है कि सागर तल के ऊपर जो समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखाएं हैं वो समदाब रेखाएं कही जाती हैं। तो इस प्रकार समदाब रेखाओं के बारे में हमने पढ़ा कि जो समान दाब वाले जो क्षेत्र होते हैं सागर तल पर, यानी क्षैतिज अध्ययन अगर वायुदाब का करें तो समदाब रेखाओं के माध्यम से किया जाता है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने देखा कि वायुदाब क्या चीज़ है, किस प्रकार हमें प्रभावित करता है, और वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसके माध्यम से पढ़ा जाता है, वायुदाब को मापने की इकाई क्या है और वायुदाब को मापने का यंत्र क्या है। अगले वीडियो में हम वायुदाब के वितरण के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।